नमस्कार दोस्तों, सिविल टेक्स में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जूनियर इंजीनियर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 23 जनवरी सन 2018 को हुआ था, मॉर्निंग के टाइम 10:30 बजे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एसएससी जे में 50 क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं और ये 50 क्वेश्चन है जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चन आते हैं, और जो 100 क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग पढ़े हुए होते हैं। लेट्स डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, विच वन वाज द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मशीनरी। निम्नलिखित ईंट में से कौन सा एक उच्च श्रेणी के ईंट चिनाई के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है बुलनोज ब्रिक, जैम ब्रिक, मॉडलर ब्रिक, अंडरबर्न्ट ब्रिक। अंडरबर्न्ट बुलनोज ब्रिक कोई ब्रिक होती है जो कलर ले लेते हैं, जो यहाँ से ऐसे बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक होती है, बस यहाँ से जो होता है यहाँ से राउंडेड होता है, इसे हम कहते हैं बुलनोज ब्रिक। और जम ब्रिक वही ब्रिक होती हैं जो अधिक पक जाती हैं, ओवर बर्न्ट हो जाती हैं और इनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इन्हें ओवर बर्न्ट ब्रिक भी कहते हैं, झम ब्रिक भी कहते हैं। मॉडल ब्रिक कोई ब्रिक होती हैं, उनका शेप बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्मूथ होता है, इन्हें हम कहते हैं मॉडलर ब्रिक। मॉडलर ब्रिक का जो साइज होता है 19x19 सेंटीमीटर होता है, इन्हें कहते हैं मॉडल ब्रिक। अंडरबर्न्ट ब्रिक वही ब्रिक आती हैं जो कम जली होती हैं, यानी जो बहुत कम पकी होती हैं, ये बहुत हल्के दबाव से भी टूट जाती हैं। इनको अगर हम नाखून या किसी से लगा तो इस पर निशान पड़ जाते हैं, इसे कहते हैं अंडरबर्न्ट ब्रिक। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बुलनोज ब्रिक are used at turn of the wall so that round corners are obtained. It is a standard brick having one edge rounded. बुलनोज ब्रिक का यूज हम दीवार के मोड़ पर उसके राउंडर कोनों पर करते हैं, और यह स्टैंडर्ड ब्रिक होता है, इसका एक साइज राउंड होता है जिससे मिलता है। और जम ब्रिक यह ओवर बर्न्ट ब्रिक इसे कहते हैं, और जिस टाइप का ब्रिक आर इरेगुलर, इनसे इनका आकार इरेगुलर होता है और इनका कलर डार्क होता है। ये किस कारण हो जाता है? ओवर बर्निंग के कारण। और दे आर हाउएवर वेरी कॉमनली यूज इन ए ब्रोकन फॉर्म। इनका अधिकतम यूज तोड़ के किया जाता है, और इनका यूज कहाँ होता है? रोड कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन, फ्लोर में और मोटे मिलावटी पदार्थों में किया जाता है। यह मॉडलर ब्रिक, दीज ब्रिक आर वेल बर्न्ट हैविंग स्मूथ and even surface face with perfect rectangular shape and uniform reddish color। ये अच्छे से पकी होती हैं और इनका कलर रेडिश होता है और स्मूथ होती हैं। इनका जो शेप होता है बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है, और इसे हम हाई क्लास ब्रिक मशीनरी से भी जानते हैं। इसका साइज 19x9 होता है और 4 सेंटीमीटर। अंडरबर्न्ट ब्रिक क्या होती है? अंडरबर्न्ट ब्रिक, दीज ब्रिक आर नॉट प्रॉपर्ली बर्न्ट अंडरबर्न्ट इन द कॉइल एंड हेंस दीज आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली ब्रोकन। ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, इस आसानी से टूट जाती हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा मॉडलर ब्रिक। मॉडलर ब्रिक इज करेक्ट आंसर। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following is the correct reason for soaking the brick in water before its use? Option है for preventing absorption of moisture from mortar by bricks, for reducing air voids, for reducing efflorescence, for cleaning। यह कहना मतलब है जो ईंट है मोटार के साथ जो लगा हुआ है उसमें जो भिगोया जाता है ईंट को, उसे हम क्यों करते हैं? इसको हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा मोटार और ब्रिक के बीच में यदि हम इसको क्यूरिंग नहीं करेंगे, इसको भिगोएंगे नहीं, जो इन मसाले का जो नमी है वो सोख लेगा, जिससे जो C3 एल्यूमिनेट है जो इनिशियल टाइम सेटिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो हमारा जो इसका जॉइंट है बिल्कुल कमज़ोर और क्रैक भी हो सकता है, जो चिनाई है बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम ईंट को भिगोते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार बाय ब्रिक। ईंट द्वारा खल है हमारा मोटार को हम खल बोलते हैं। इसका करेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट? निम्न में से कौन सा यौगिक सीमेंट की परम शक्ति को प्रभावित करता है? ऑप्शन है डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जो हमारा कंपाउंड होता है, जो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है, उसे हम क्या है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये सारे जो हैं ये सब हमारे जो है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है C2S जो होता है 2CaO SiO2। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट 4CaO Al2O3। ये क्या भूमिका निभाते हैं इसको हम डिटेल से जानते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट, द प्रेजेंस ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट हाइड्रेट स्लोली। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है इसकी उपस्थिति में जो जलयोजन क्रिया है बहुत धीरे होती है। इट जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, इट हार्डन्स मोर स्लोली एंड ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। यह बहुत कम उष्मा हाइड्रेट करती है। इट हार्डन्स मोर स्लोली, और ये जो हार्ड होता है धीरे धीरे होता है, और ये सल्फेट अटैक मोर रेजिस्टेंस होती है, और यह प्रोवाइड करता है हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो हमारा करेक्ट आंसर है डाई कैल्शियम सिलिकेट ऑप्शन का, इसे इंपॉर्टेंट नोट किए। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, द प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट हाइड्रेट मोर रैपिडली, it generate more heat of hydration, it develop high yield strength and possess less resistance। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो सीमेंट हाइड्रेट करता रैपिडली होता है, बहुत तेजी से होता है, और ये जनरेट करता है मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, और इट डेवलप हाई yield strength एंड पोसेस लेस रेजिस्टेंस। ये जो डेवलप करता है जल्दी ही स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है जो बहुत कम प्रतिरोधी धारण करता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, द प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट causes इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की उपस्थिति में इसका मतलब प्रमुख कारण है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इनिशियल सेटिंग ऑफ कि किसकी वजह से जो मतलब जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग होता है किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन में रहेगा
सब तो हमारा जो सही आंसर होगा ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट। इट रिएक्ट फास्ट विद वाटर एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रेशन। इट इज द फर्स्ट कंपाउंड विच रिएक्ट विद वाटर व्हेन मिक्स विद सीमेंट। यह पहला कंपाउंड होता है जो जब हम सीमेंट को वाटर से मिलाते हैं, वाटर को सीमेंट में मिलाते हैं। टेट्रा कैल्शियम इल्यूमिनेट द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कैल्शियम इल्यूमिनेट फेराइड इन सीमेंट हैज पुअर सीमेंटिंग वैल्यू इफ रिएक्ट स्लोली विद वाटर एंड जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रेशन। यह पुअर सीमेंटिंग इसकी वैल्यू होती है, बहुत कम इसकी मात्रा होती है। और इफ रिएक्ट स्लोली विद वाटर, यह वाटर से बहुत धीरे से क्रिया करता है। और जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, यह बहुत कम हीट उत्पन्न करता है। ये नोट्स हैं द लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखने वाले यदि हमारा ट्राई कैल्शियम क्या है, यदि हमारा C3S इज लो, इससे C2S, तो क्या होगा, लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट और हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट रिजल्ट इन स्लो हार्डनिंग मच मोर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर इस प्रकार है, हमारी जो डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा है जो यदि अधिक है, तो हमारा जो कंपाउंड है जो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होगी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा और लेस हीट जनरेट करेगा। और इसकी जो रेजिस्टेंस क्षमता है केमिकल अटैक से वो अधिक होगी। और यदि हमारा जो C2S की मात्रा कम और C3S की ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड का जो सीमेंट है जो हार्डनिंग, वो है इसकी जो हार्डनिंग होगी बहुत तेज़ी से होगी इस कंपाउंड की। और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत लो रेजिस्टेंस धारण करेगा। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रेजिस्ट। रुदम ईट आमतौर पर विरोध करने के लिए किया जाता है। केमिकल रिएक्शन, डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर, विदिन रिएक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक है वो हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पर, जिसका करेक्ट आंसर हाई टेम्परेचर है। तो जान लेते हैं कि ईंटें कितने प्रकार की होती हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक। Refractory brick. A good refractory brick should have the capability of withstanding high temperature and low coefficient of expansion and contraction. इसका जो कैपेबिलिटी है हाई टेम्परेचर की होती है, लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसकी जो सिकुड़न है, इसकी जो सिकुड़न है बहुत कम होनी चाहिए। एसिड ब्रिक, बेसिक एसिड ब्रिक, फायर ब्रिक एंड सिलिका ब्रिक भी होती हैं। जो अम्लीय ब्रिक कहलाती है, क्षारीय ब्रिक भी होती है। और प्राकृतिक ब्रिक, क्रोम ब्रिक, मैग्नीसाइड ब्रिक एंड स्पाइनल ब्रिक। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसे हम प्रोवाइड करा देंगे PDF के रूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर content waste in sand where change in volume is maximum। इसके कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा रेत में स्थित अधिकतम नमी का सही, जहाँ आयतन में परिवर्तन अधिकतम होता है। हम जानते हैं जो हमारा रेत का जो अधिकतम होता है जो मॉइस्चर का, वो होता है 5%। 5% में हमारे रेत का जो होता है मॉइस्चर मैक्सिमम होता है, जो 20% है उस पर अधिकतम हो जाता है। इस पर मैक्सिमम होता है मॉइस्चर, इस पर होता है मिनिमम। इस बात का ध्यान कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पहला 5%। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अब तुम्हारा छोटा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर द मैरीन वर्क? निम्न में से कौन सा समुद्री कार्य के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो डिटेल में जानते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, it is made by intergrinding of ordinary Portland cement, clinker and granulated blast furnace slag. It is cheaper than ordinary Portland cement. It develops low heat of hydration and has less yearly strength. This cement is frequently used in dam. इसका यूज हम कहाँ करते हैं? डैम, ब्रिज, अबटमेंट में और रिटेनिंग वॉल में करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का, हाई एल्यूमिना सीमेंट का, हाई एल्यूमिना सीमेंट, इट कंटेन अबाउट 35% of alumina. It set quickly and attain higher ultimate state in a short period. It is used of structure subjected to the action of seawater, marine work, chemical plant and furnace. हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये वहाँ करेक्ट आंसर है। इसका यूज हम एक्शन ऑफ सी वाटर में करते हैं, मैरीन वर्क में करते हैं, केमिकल प्लांट और फर्नेस में करते हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? इट कंटेन ए लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विच हाइड्रेट क्विकली एंड ए हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट विच हाइड्रेट स्लोली। ये क्या होता है? हाइड्रेट क्विकली एंड हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम। इसमें जो डाई कैल्शियम की जो परसेंटेज है वो अधिकतम होती है, जो हाइड्रेट होता है, जो जलविघटन क्रिया धीरे धीरे होती है। इट कंटेन लेस टाइम देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इट प्रोसेस लेस कंप्रेस, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम होता है। और दिस सीमेंट इज वाइडली यूज इन रिटेनिंग वॉल। इट्स नॉट यूज फॉर थिन कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसका यूज हम थिन कंक्रीट स्ट्रक्चर में नहीं करते। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इट इज आल्सो नोन एज हाई ईयरली स्ट्रेंथ सीमेंट। इट इज हायर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सिंस द क्यूरिंग पीरियड फॉर दिस सीमेंट इज शॉर्ट, देयरफॉर इज इकोनॉमिकल. It is used where high yearly strength is desired for constructing roof pavement for cold weather concrete and where farm work is to remove as early as possible. It should not be used for massive concrete. इसके महंगी कंक्रीट स्ट्रक्चर में रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज हम नहीं करते हैं। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ द मॉइस्चर सीमेंट दैट कैन बी अचीव इन ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टाइमर। जो लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट है, अचीव कितना होना चाहिए? निम्न में से कौन सी नमी सामग्री की सीमा है जो को लकड़ी की वायु शोषण की प्रक्रिया में प्राप्त किया जा सकता है? तो जो हमारी शोषण क्रिया होती है वो होती है 15%, वायु शोषण की प्रक्रिया में प्राप्त किया जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, टाइमर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड इन सीमेंट मोर्टार व्हाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो पूछ रहा है जब जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है सीमेंट का, जब हम टेस्टिंग करते हैं कंप्रेसिव टेंसाइल का, तो कितने रेशियो का हम यूज करते हैं सीमेंट और मानक रेत का। तो इसको जानते हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन स्टैंडर्ड ब्रिकवर्ड सीमेंट ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार। जो प्रोपोर्शन है वो कितना? इन 1:3 रेशियो टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो हम निर्धारित करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, और इसका जो एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ है 3 और 7 दिन के बाद क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन कितना? 2 न्यूटन पर स्क्वायर पर एम, 2 न्यूटन पर स्क्वायर में एंड 25 रिस्पेक्टिवली।
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में इसमें भी हम 1:3 का रेशियो लेते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर 3 क्यूब्स, इसमें 3 क्यूब लेते हैं और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 11.5 से कम नहीं होना चाहिए और 17.5 वो भी कितने दिन में 3 और 7 3 और 7 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है 1:3 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, इनमें में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो सीमेंट कंक्रीट के सिकुड़न को प्रभावित करता है। ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो इसकी जो सिकुड़न होता है वो किसके कारण, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड वाटर एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। जो श्रिंकेज होता है आर्मी कंक्रीट का 0.3 से 0.6 mm होता है, 0.6 mm/मीटर होता है। और द वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट usually improved by increasing the quantity of cement. Next question. Correct answer amount of water added during mixing of concrete. Next question है calculate the proportion in percentage of fine aggregate and combined aggregate. Calculate करना है fine aggregate and combined aggregate so that the fineness modulus of the combined aggregate becomes 6.4, जिससे जो हमारा combined aggregate है वो 6.4 हो जाए। और इसमें जो कोर्स और फाइन एग्रीगेट की जो मिक्सिंग है मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कितना है, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट का 7.6 क्या है कोर्स एग्रीगेट और 2.8 फाइनेस एग्रीगेट। ऐसे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कर लेना चाहिए एग्जाम में, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। जिससे कि 7.6 2.8 जो सूचकता मापांक है संयुक्त का कंबाइंड का क्या करेंगे, इसमें 7.6 में से 6.4 को घटाएंगे और इसके बाद 6.4 में से इसकी जो मिनिमम है 2.8, इससे हमारा परसेंटेज ऑफ जो फाइन एग्रीगेट है इन कंबाइन एग्रीगेट प्राप्त हो जाएगा। इसको हम वीडियो में देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कंबाइन एग्रीगेट, जो परसेंटेज निकालते हैं कंबाइन एग्रीगेट को फाइन प्राप्त करने के लिए। परसेंटेज इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू x माइनस जेड माइनस वाई। एक्स क्या है कोर्स एग्रीगेट, जेड कंबाइंड वाई फाइन एग्रीगेट। मल्टीपल करेंगे 100 से, ये हुआ फार्मूला। जो मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट है एक्स और कंबाइंड एग्रीगेट जेड, मल्टीपल करेंगे उसके बाद में हमें डाटा मिला था, वो था x इक्वल टू 7.6, जेड इक्वल टू 6.4, वाई इक्वल टू 2.8। इसमें घटाएंगे डिवाइड करेंगे इतने से और मल्टीपल करेंगे 100 से। आई को 1.2 बाई 3.6 इक्वल 33.33।
हमारा करेक्ट आंसर हो गया 33.33। इसका करेक्ट आंसर है 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी वर्क। इनमें से किस इकाई का प्रयोग डीपीसी कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्यूबिक मीटर, रनिंग मीटर, स्क्वायर मीटर। सिंपल क्वेश्चन, डीपीसी का जो हम एस्टिमेशन करते हैं, आकलन करते हैं, वो करते हैं स्क्वायर मीटर में, और जो अर्थक्वेक करते हैं उसका करते हैं मीटर क्यूब में। और बहुत सारे ये सब IS स्टैंडर्ड मानक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सैंड रिक्वायर्ड इन 20 क्यूबिक मीटर। सैंड की कितनी आवश्यकता होगी 20 क्यूबिक मीटर में। आप रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 पब्लिक सीमेंट कंक्रीट के 20 घन मीटर में आवश्यक रेत की मात्रा घन मीटर में गणना करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेशियो 1:2:4। कभी कभी क्या करते हैं 1:2:4 को ग्रेड दे देगा, मिक्स में दे देगा, तो ये 1:2:4 है। M15 ग्रेड है। और 20 घन मीटर में कितने हम जानते हैं। जो 10 घन मीटर में है वो सीमेंट की मात्रा, 10 घन मीटर में जो ड्राई वॉल्यूम है मोटार की वो होती है 15 किसी में 0.2 किस 0.4 लेते हैं, लेंगे 0.4। इसको हम हल करते हैं कैसे, माध्यम से। हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। हमें सैंड की आवश्यकता निकाल दी 20 क्यूबिक मीटर में। इसको कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे 10 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट का जो ड्राई वॉल्यूम है 50.4 लिया, 20 क्यूबिक मीटर में हो जाएगा हमारा 15.4 × 2 = 30.8। और डिवाइड करेंगे सम ऑफ न्यूमेरल, जो उसका प्रपोर्शन है 2:2:4। इसको हम डिवाइड करेंगे 30.8 से। इससे हमारा क्या मिलेगा, विच गिव द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट देगा 30.8/1 + 2 + 4 आएगा हमारा 30.8/7 4.4। अब हमें सैंड निकालना है, जो 1:2:4 है। 1 हो गया सीमेंट और 2 हो गया सैंड, और जो 4 है हो गया ब्लास्ट, तो आएगा हमारा 8.8 क्यूबिक मीटर। हमारा 8.8 करेंगे इज करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन। जो केंद्रीय रेखा की कुल लंबाई के लिए क्रॉस दीवार पर कटौती है, तो करते हैं जिससे मान लो है हमारा दीवार ये हो गया। तो क्या करते हैं, जो सेंटर से है ये हाफ इधर लेते हैं इस दीवार से, चारों तरफ से हाफ लेते हैं, जहाँ पे जो क्रॉस वॉल पे, जहाँ पे क्रॉस वॉल हाफ लेते हैं। जिसका जो करेक्ट आंसर है हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल, जो दीवार की मोटाई की आधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ earthwork इन क्यूबिक मीटर ऑफ कैनाल एम्बैंकमेंट। हमें खुदाई की गणना करनी है कैनाल की। जो कैनाल एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग है और हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया एट द 2 सेक्शन आर 20 और स्क्वायर मीटर 80 स्क्वायर मीटर। ये ट्रापेजॉइडल मेथड, हमें ट्रापेजॉइडल का मेथड यूज करना है। 100 मीटर लंबी एक नहर के लिए खुदाई की गणना घन मीटर में करें, जिसका अनुपात काट क्षेत्रफल 2 खंडों में 20 वर्ग मीटर और 80 वर्ग मीटर में समलंबाकार विधि का प्रयोग करके हल करना है।
यदि हम इसे मीन सेक्शन मेथड से निकालते हैं तो क्या करते हैं, A1 प्लस इसका जो 20/80 का डिवाइड प्लस करके 2 से मल्टीपल कर देते और लंबाई क्या 2 से डिवाइड कर देते और 100 से मल्टीप्लाई कितना आ जाता है 18 प्लस 2 100/2 यानी 50 गुणे 100 तो हमारा करेक्ट आंसर 5000। आइए चलिए देखते हैं हम समलंबक कार्य से कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर कैनाल एम्बैंकमेंट 100 मीटर एट द 2 सेक्शन ऑफ इतना ईच टाइप मेथड से हमें करना था। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हमारा फार्मूला है ट्रेपोजॉइडल और प्रिज्मोइडल फार्मूला का L/6 सेक्शनल एरिया ऑफ 1 एंड A1 प्लस सेक्शन एरिया ऑफ अदर एंड A2 और मीन सेक्शन एरिया AM। मीन सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, AM A1 प्लस A2/2। हमारा जो डाटा दिया गया था लंबाई 100 थी, A1 और A2 था 80 और 20 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर मीटर को 18 प्लस 20 को और आंसर आएगा 50 स्क्वायर मीटर। इसको डिवाइड करने एट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क हल करेंगे 100/6 300। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी, छेद की माप में सटीकता होनी चाहिए। ये मानक है IS के द्वारा, ये हम लेते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। छेद की जो माप में सटीकता है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर लेते हैं। हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोरिगेटेड स्पेस टू सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द पेंटेड एरिया। इज तो नालीदार स्पेस सीमेंट शीट के रंगी क्षेत्र आकलन के लिए संताप क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि है। कैसे होता है हमारा जो नालीदार स्पेस का ये इस तरह के, तो इससे एक पूछा है नाली यहाँ से कट गया है इस प्रकार से कटा हुआ भाग दिखा देते हैं जो था नालीदार इसमें जो प्रतिशत है इसकी वृद्धि कितना आकलन किया जाता है वो है 20%। IS एक मानक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन, इनमें से कौन सा एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ रेट, डिटेल एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, टैक्सेशन। ये पर्पज ऑफ वैल्यूएशन है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। जान लेते हैं पर्पज ऑफ जो वैल्यूएशन है क्या क्या चीज़ें आती हैं। पर्पज ऑफ वैल्यूएशन क्या बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को सेल और खरीदते हैं और बेचते हैं। मॉर्गेजिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लोन, जो लोन पर सिक्योरिटी है। टैक्सेशन जो हमारे ऑप्शन में था टैक्सेशन, हमारा टैक्सेशन करेक्ट आंसर होगा रेंट फिक्सेशन जो रेंट का है उसका निर्धारण करना। कंपल्सरी एक्विजिशन, इंश्योरेंस पर्पज, रिवीजन ऑफ कैपिटल, पूरी की रिवीजन, स्टैम्प फीस, स्टैम्प कोर्ट फीस, स्पेकुलेशन, अमलगमेशन एंड सेपरेशन, कंपनसेशन जो उसमें क्षति हो, ऑक्शनिंग जब नीलामी होती है ये, और परचेजिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी पर्पज ऑफ वैल्यूएशन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया टैक्सेशन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।